अस्सलाम वालेकुम। वीक 7 में हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है वो जो लास्ट दो वीडियोस थी उसमें हमने डिफरेंट जो है वो एग्जांपल डिस्कस की थी और इसमें जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो हम फिर डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 जो है वो हम देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है रिकर्सिव फॉर्म वाला और बेस केस में हमारे पास क्या गिवन है टी ऑफ वन इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो c जो है जो 1c है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 raised to power 1 - 1c। ठीक है, तो इसको क्यों लिखा वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट में जो है वो इसको देखते हैं कि ये पैटर्न बनाने के लिए हमने लिखा था। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर टी ऑफ वन जिस तरह है ये वन। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी इसको हमने यहाँ पर 2 की पावर में लिखना होगा और साथ में -1 एक कर देना, तो वो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा था कि फॉरवर्ड मेथड में जो हमारे पास जो बेस केस होगा वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो ये बेस केस आपने क्वेश्चन में बनाने के लिए n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या काम करना है कि n की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाए टी ऑफ वन। तो n की वैल्यू आपको नज़र आ रहा है कि n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ब्रैकेट में हमें क्या मिल सकता है 1। ठीक है, तो आप देखें हमने क्या काम किया टी ऑफ 2 यानी कि n की वैल्यू हमने 2 पुट की, राइट साइड पर भी 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम टी ऑफ 2 - 1 प्लस सी बन गया। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा टी ऑफ 1 और टी ऑफ 1 का हमें आंसर पता है 1c है तो वो हमने पुट कर दिया। तो टी ऑफ 2 का टोटल आंसर क्या बन गया 3c। ठीक है, अब देखिए 3c को हम इस तरह भी देख सकते हैं जो भी हमने ऊपर पैटर्न डिफाइन किया था कि जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू होगी उसको पावर में लिखेंगे 2 की पावर में। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 2 की पावर 2 - 1c, 2 की पावर 2 - 1c, तो ये क्या बन जाएगा आंसर 3c बन गया ना। ठीक है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 - 1 3c बन जाएगा ना। सिमिलरली आपने अब टी ऑफ 2 का आंसर यूज़ करना है तो हम यहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू 3। तो टी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 टाइम टी ऑफ 3 - 1 हो जाएगा, तो 3 - 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो टी ऑफ 2 का आंसर हमें पता है 3c, तो 3c यहाँ पर पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6c बन जाएगा। तो 6c प्लस c क्या बन जाएगा 7c। तो 7c को आप पैटर्न की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 3 - 1, तो ये क्या बन जाएगा 7c। 3 हमने क्यों पावर में लिखा जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू थी उसको हमने यूज़ करना है। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे टी ऑफ 3 को यूज़ करेंगे तो n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 4। टी ऑफ 4 का आंसर क्या बन जाएगा 2 टाइम टी ऑफ 4 - 1 प्लस सी, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3c। तो टी ऑफ 3 का हमें आंसर पता है 7c, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड पर टी ऑफ 4 का आंसर बन गया 14 प्लस सी, तो टोटल क्या बन गया 15c। तो टी ऑफ 4 हमारे पास लेफ्ट साइड है तो 2 की पावर 4 करें -1 करें तो क्या बन जाएगा 15c। तो ये पैटर्न आपके पास है। ठीक है, तो जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर टी ऑफ n, तो जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू थी वो अब राइट साइड पर 2 की पावर में आ जाएगी, 2 की पावर n बन जाएगा -1c। ये वाला जो लास्ट पैटर्न भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर वैल्यू होगी वो 2 की पावर में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने 2 की पावर n -1c लिख लिया, तो c के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दें, कांस्टेंट इग्नोर कर दें, तो बिगो की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो इस तरह ये वाली भी रेकन्सिलेशन आपने सॉल्व करके इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर ली है। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्जाम्पल नंबर 5, तो इसमें देखेंगे हमारे पास जो रिकर्सिव केस है उसमें 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कांस्टेंट फैक्टर 4 से डिवाइड भी हो रहा है ना। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब इस पैटर्न को यूज़ करेंगे और बेस केस में हमारे पास गिवन में आ रहा है टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, तो 1 को आप लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 0। तो ये हम एक्स्ट्रा जो काम करते हैं ये बेसिकली फैक्ट जो है वो पैटर्न के लिए हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी गिवन होगा। तो आपने बाद में भी लिख सकते हैं या जो है वो स्टार्ट में लिख दें अगर आपको पता चल जाए पहले कि ये पैटर्न बन सकता है। तो ये वाला काम जो है वो जब आप इनकी वैल्यूज निकालते हैं तो उसके बाद भी किया जा सकता है ना, मैंने पहले लिख लिया था। ठीक है, ताकि साथ साथ आपको बताता रहूँ ना। अब देखिए कि टी ऑफ 1 है तो ब्रैकेट में हमें क्या बनाना पड़ेगा 1, तो टी ऑफ 1 कैसे बनेगा जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू टी ऑफ 4 यहाँ पर आ गया टी ऑफ 4, यानी कि लेफ्ट पर भी n की वैल्यू 4 पुट करें राइट पर भी ना।
तो टी ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 टाइम टी ऑफ 4/4 प्लस सी, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा टी ऑफ 1, और टी ऑफ 1 का आंसर पता है आपको 1c है। तो टी ऑफ 1 का पुट कर दिया c, तो ये क्या बन जाएगा 4c प्लस सी, ये टोटल क्या आंसर बन जाएगा 5c। तो 5c को आप इसी तरह भी लिखा रहने दें c प्लस 4c, ठीक है। सिमिलरली आप देखें कि नेक्स्ट में हमारे पास है, जब हम टी ऑफ 4 का आंसर आ गया तो हमें नेक्स्ट में 16 पुट करना पड़ेगा, ताकि n की वैल्यू जब आप 16 पुट करें, राइट साइड पर भी 16 पुट करें, तो 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा टी ऑफ 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा टी ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 टाइम टी ऑफ 4। जब n की वैल्यू यहाँ पर 16 पुट करेंगे, 4 पर डिवाइड होगा तो राइट साइड पर क्या बन जाएगा टी ऑफ 4 प्लस सी, क्वेश्चन वाला ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने n की वैल्यू 16 पुट करनी है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर ना। तो टी ऑफ 4 का आंसर हमें पता है 5c है, तो 5c इंटू 4 करेंगे तो 20c बन जाएगा, 20 प्लस c करेंगे तो 21c बन जाएगा, ठीक है। अब 21c को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं c प्लस 4c प्लस 16c। तो इसमें देखें c प्लस 4c जब वो ऊपर पिछले उससे पिछले वाला रिजल्ट है c प्लस 4c ना, और 16c एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ठीक है। तो ये पैटर्न जब वो देखना कैसे चीज़ें बन रही होंगी। फिर उसके बाद 16 हमारे पास आंसर आ चुका है टी ऑफ 16 का, तो हम 64 पुट करेंगे, 64 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पर हमारे पास 16 बन जाएगा, तो 4 इसमें पुट करना है आपने, 64 पुट करेंगे, यहाँ पर भी n की वैल्यू, यहाँ पर भी n की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो आपने यहाँ पर इक्वेशन पर लिखनी है। तो टी ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 टाइम टी ऑफ 16 बन जाएगा प्लस सी, ये क्वेश्चन वाला, ठीक है। टी ऑफ 16 का आंसर हमें पता है टोटल कितना था 21c, तो 21 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 84c बन गया ना। तो 84 प्लस c करेंगे तो 85 बन जाएगा टोटल। तो 85c को आप इस तरह भी लिख सकते हैं c प्लस 4c प्लस 16c प्लस 64। अब देखें जो यहाँ तक है c 4c 16c, ये पिछला हमारे पास आंसर था जब टी ऑफ 16 था, और उसमें एक्स्ट्रा हमारे पास कितना बन गया 64 ऐड हो गया ना, ठीक है। अब ये बेसिकली इसको देखते हुए आपने पैटर्न देखना, पैटर्न देखें कि ये वाला जो लास्ट स्टेटमेंट है सी को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप ये सी की फॉर्म वाले हैं, इसमें देखें ये c1c, इसको आप 4 की पावर 0 लिख सकते हैं, 4c को आप 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, 16c को आप क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 64 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में देखें 64 है 4 की पावर 3, तो आप लेफ्ट साइड पर देखें टी ऑफ 4 की पावर 3, ये किसकी इक्वल था टी ऑफ 64, जो हमने टी ऑफ 64 की वैल्यू फाइंड की थी ना। तो अब देखें जो वैल्यू यहाँ पर आपको पावर में मिल रही है 4 की पावर 3, वो यहाँ पर लास्ट में भी सी की फॉर्म में भी मिल रही है 4 रेज़ टू पावर 3 सी। और उसके साथ पैटर्न में क्या आ रहा है कि जो यहाँ पर वैल्यू 4 की पावर 3 था, तो 4 की पावर 0 से लेकर 4 की पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, 4 की पावर 3 तक आपने जाना है, ये आपके पास सी मिल रहे हैं ना। अगर यहाँ पर 4 की पावर 3 था तो यहाँ पर आपने 4 की पावर 0 से लेकर 4 की पावर 3 तक सी की फॉर्म में टर्म लिख ली है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पर 4 की पावर के पुट करेंगे तो यहाँ पर जो सी मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे 4 की पावर 0 से लेकर 4 की पावर के टाइम तक आपको सी मिल जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर राइट साइड पर कि जब आपने 4 की पावर के लिखा, तो अब हमारे पास राइट साइड पर सी कितने बन जाएंगे 4 रेज़ टू पावर 0, 4 रेज़ टू पावर 1, 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 3, अप टू 4 रेज़ टू पावर के टाइम सी तक आ जाएगा आंसर। ये इस पैटर्न से आप लास्ट वाली लाइन से भी देख सकते हैं। इससे पिछले जो स्टेप थे यहाँ पर देखें टी ऑफ 4 रेज़ टू पावर 2 था, यानी कि 16 के लिए आपने क्या लिखा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2। तो जो लेफ्ट साइड पर पावर थी उतनी आपने उतनी जो पावर तक आपने जाना होगा फ्राम 4 रेज़ टू पावर 0 से लेकर, ठीक है। इससे पिछले स्टेप को भी देखें, उससे पिछले स्टेप को भी देखें, तो ये सारे स्टेप्स में जो है वो ये वाला पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको ये जो समीशन नज़र आ रही है, तो आपको नज़र आ रहा है कि 4 रेज़ टू पावर 0 से लेकर 4 रेज़ टू पावर के तक आपके पास जो है वो सी ऐड हो रहे हैं ना। तो आपने क्या कर दिया इस पूरे टर्म में से सी को कॉमन ले लिया, तो सी कॉमन ले लिया तो बाकी को आपने समीशन की फॉर्म में लिख लिया। समीशन में देखें कि आई की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के तक, यानी कि जो पावर है वो 0 से लेकर के तक जा रही है, तो आई की वैल्यू क्या है 0 से लेकर के तक, और पावर किसकी आ रही है 4 की पावर आई, तो 4 रेज़ टू पावर आई कर दिया। तो आई की वैल्यू 0, यानी 4 की पावर पहले 0 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, अप टू 4 रेज़ टू पावर के तक समीशन सिंबल। और समीशन सिंबल जो है वो आपने सॉल्व जो किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और 4 रेज़ टू पावर के जो है इसको अब हम सॉल्व करते हैं।
तो जिस कांस्टेंट फैक्टर से जब वो बन रही थी उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड पर क्या चाहिए, 4 रेज़ टू पावर k नहीं चाहिए, बल्कि हमें लेफ्ट साइड पर क्या चाहिए, t ऑफ n। तो हमने क्या काम कर दिया कि t ऑफ 4 रेज़ टू पावर k जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा कि ब्रैकेट में हम n की इक्वल में हमने इसको लिख दिया ना। हमें ब्रैकेट में रिक्वायरमेंट किया कि 4 की पावर जो k है वो किसकी इक्वल आना चाहिए, n की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हमने n इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर k कर दिया। फिर सेम जो लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दोनों साइड पर आपने log ले लिया। अब log बेस 4 आ रहा है, वहाँ पर हमने क्या लिया था, log बेस 2 लिया था, ठीक है। तो log बेस 2 वहाँ पर लिया था। तो इस केस में आप देखें कि log बेस 4 लिया, क्यों लिया कि यहाँ पर जो फैक्टर जो डिवीजन वाला है वो कौन सा है, 4 फैक्टर पर बार बार डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर इसलिए log बेस 4 लिया ना। तो दोनों साइड पर log लिया, यहाँ पर पावर का फार्मूला लगाया तो k स्टार्ट में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद log 4 वैल्यू जो है इसका आंसर हमने कहा था कि जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या बन गया, k इज इक्वल टू log 4n, ठीक है। तो बाय यूजिंग k इज इक्वल टू log 4n वी गेट, अब यानी k की जो वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में, समेशन वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो अब देखें कि t ऑफ, अब वही वाला काम है कि यहाँ पर आप क्योंकि 4 रेज़ टू पावर k इसको हमने n की इक्वल रख लिया था पहले ना, तो आप लास्ट वाला स्टेप यहाँ पर भी कर सकते हैं, t ऑफ n, ठीक है। राइट साइड पर जो समीशन है इसको आपने सॉल्व करना होगा। समीशन का फार्मूला जो है वो आपके पास गिवन होंगे और उसमें आपने देखना होगा कौन सा फार्मूला मैप करता है और उसका क्या रिजल्ट होगा ना। तो उसका फार्मूले का रिजल्ट देखें तो जो बेस यहाँ पर होगी 4 जिस तरह नज़र आ रही है 4, इसकी पावर में क्या होगा कि जो समीशन के ऊपर वाली वैल्यू k, ठीक है, तो इसमें एक 1 ऐड कर दें तो 4 की पावर क्या बन जाएगी, k प्लस 1, और साथ में पूरी वैल्यू में से आपने -1 अलग से करना ना, पावर में से माइनस नहीं हो रहा, वैल्यू से माइनस हो रहा है, ठीक है। डिवीजन में क्या आ रहा है कि जो बेस यहाँ पर थी 4, यानी कि जो यहाँ पर आपने 4 लिखा था 4 माइनस 1, ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू उसमें पावर को अलावा जो चीज़ होगी वो आप दोबारा लिखेंगे डिवीजन में ना। तो फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें जब 4 रेज़ टू पावर k प्लस 1 हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 की पावर 1 और इंटू 4 रेज़ टू पावर k, तो ये क्या बन जाता है k प्लस 1 ना। तो आपने अलग अलग कर लिया, उसके बाद k की वैल्यू पुट कर दी जो हमने फाइंड की थी log बेस 4n, तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दी। फिर इस पर वो वाला फार्मूला अप्लाई किया तो बेस और n आपस में स्वैप कर जाएंगे, ठीक है। तो बेस और n आपस में स्वैप कर जाएंगे तो n स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये 4 पहले वाला जो था 4, इसके बाद n आ जाएगा। पावर में क्या बन जाएगा, log बेस 4 और वैल्यू साथ क्या बन जाएगी 4, तो उसका आंसर हमारे पास क्या था 1, इसका मतलब है तो यहाँ पर n की पावर क्या बन जाएगी 1, तो n इंटू 4 ये बाहर वाला जो है ना ये क्या बन जाएगा 4n माइनस 1, ठीक है, जो ये वाला था और डिवाइड बाई 3। तो लेफ्ट साइड पर भी यही था केस कि जो यहाँ पर भी जो हमने सॉल्व करके n वैल्यू निकाली है ना, तो यहाँ पर भी ये था कि जब आप 4 की पावर k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 4 रेज़ टू पावर log बेस 4n, और 4 ये वाला स्टार्टिंग वाला जो बेस वाला है जो पावर में n आ रहा है log बेस 4n, n ये आपस में स्वैप कर देंगे ना, ठीक है। तो स्वैप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, n log बेस 4, तो ये log बेस 4 जो है ये 1 की इक्वल होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को इग्नोर कर दें तो इसको बिगो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जब वो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी टी ऑफ n इज इक्वल टू बिगो ऑफ n, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाली एग्जांपल भी जो हम डिस्कस किए हैं ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मज़ीद 2 एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।